हेलो। सो टुडे वी आर गोना कवर थिंकिंग इन रिएक्ट। तो अब ये तो मैं करूँगा ही, और जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद जो मैंने पहले बनाया था कल टिक टैक टो गेम, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे चीज़ें वर्क करी हैं और हर एक चीज़ का मतलब क्या है वो भी समझाऊँगा। तो रुकना है या तुम्हें आगे स्किप करके देखना है तो वो देख सकते हो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ थिंकिंग इन रिएक्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थिंकिंग इन रिएक्ट, क्योंकि यू मस्ट नो। ट्यूटोरियल कितने भी देख लोगे, तुम कुछ भी कर लोगे, बट सोचना कैसे है उस फील्ड के बारे में, कोई बिल्डअप कर रहे हो तो। रिएक्ट कैन चेंज हाउ यू थिंक अबाउट द डिज़ाइन you look at and the apps you build. When you build a user interface with React, you will first break it apart into pieces called components. अच्छा, then you will describe the different visual states for each of your component. Finally, you will connect your component together so that the data flow through them. In this tutorial, we will guide you through the thought process of building a searchable product data table with React. Start with mockup. Imagine that you already have a JSON API and a mockup from a designer. The JSON API returns some data that will look like this. इस तरीके का डेटा है ये। इसके अंदर कैटेगरी है प्राइस, स्टॉक्स, नेम। तो ये सारा है। एंड द मॉकअप लुक लाइक दिस। इस तरीके से दिखना चाहिए कि ये जो है एप्पल हमारा, इस तरीके से ऐसे दिखना चाहिए सारा। To implement a UI in React, you will usually follow the same 5 steps. Break the UI into component hierarchy. Start by drawing boxes, okay, around every component and sub-component in the mockup and naming them. If you work in a designer with a designer, you may have already named these components in their design tool. Ask them. Okay, depending on your background, you can think about splitting a design into components in different ways. Programming ways may use the same technique for deciding if you would create a new function or object. One such technique is single responsibility principle. ये single responsibility principle क्या बोलता है कि हर एक कोई फंक्शनैलिटी हमें डालनी है या कुछ कुछ भी चीज़ है जो एक सिंगल चीज़ कर रही है तो उसको उसमें बांट दो। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसने बता दिया, विकिपीडिया पे लिंक दे दिया। तो ये होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, होता है ये, जो अ मॉड्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू वन एंड ओनली वन एक्टर। अ टर्म एक्टर रेफर्स टू द ग्रुप दैट रिक्वायर्स अ चेंज इन द मॉड्यूल। तो इसमें बस इतना ही है देखने का, और ज़्यादा चीज़ों में नहीं भटेंगे हम। तो एक तो ये चीज़ है कि a component should ideally only do one thing. If it ends up by growing, it should be decomposed into smaller subcomponents. CSS considered what you would make class selector for. However, components are a bit less granular. हम इसके अंदर टेलविंड CSS भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। डिज़ाइन कंसीडर हाउ यू वुड ऑर्गेनाइज द डिज़ाइन लेयर। अभी कुछ आइडिया नहीं मिला है, अभी बनाएंगे ना ये जब ज़्यादा अच्छा लगेगा। इफ़ योर जेसन इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड, you will often find that it naturally maps to the component structure of your UI. That's because UI and data model often have the same information architecture, that is, the same shape. Separate your UI into components where each component matches one piece of your data model. इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं ऑन दिस स्क्रीन। तुम देख सकते हो कि ये सर्च बार है, पूरा फिल्टर्ड प्रोडक्ट टेबल है हमारी, ये पूरी है। इसके अंदर एक सर्च बार लगा रखा है हमने, ओनली शो पीसीज इन स्टॉक्स, ये एक हमने चेक बॉक्स लगा दिया। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट टेबल है, ये पूरी प्रोडक्ट टेबल है। उसके अंदर हमारे हेडिंग्स हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी रो है, यहाँ भी एक प्रोडक्ट कैटेगरी रो है, और ये प्रोडक्ट रो है। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स हैं ये। तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एंटायर वही चीज़ इसने बोली है कि ब्लू में ये दिखा दिया, लिस्ट अकॉर्डिंग टू द यूज़र वगैरह। इफ़ यू लुक एट product table, you will see that the table header containing the name and price isn't its own component. Okay, अगर हम प्रोडक्ट टेबल को देखें, इस प्रोडक्ट टेबल को देखें, ये जो पूरी है पर्पल कलर की,
लेवेंडर बोल रखा है इसके अंदर। तो इसमें हमें दिखेगा कि जो नेम और प्राइस है, इसके जो नेम और प्राइस है वो इसके कंपोनेंट नहीं है अलग से, राइट। नेम और प्राइस तो इसके अंदर लिखे ही नहीं होते हैं, तो क्या बोला इसने, name and price isn't its own component. This is a part of preference, matter of preference, and you could go either way. For this example, it is a part of product table because it appears inside the product table list. अच्छा, अभी ये स्ट्रक्चरिंग में तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बस अभी देखते चले जाओ। अभी मैं ये बनाऊंगा तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। बिकॉज इट अपीयर्स इनसाइड द प्रोडक्ट टेबल लिस्ट, हाउएवर इफ़ द हेडर ग्रोज टू बी कॉम्प्लेक्स, इफ़ एडिड सॉर्टिंग, यू कैन मूव इट्स टू द प्रोडक्ट टेबल हेडर कंपोनेंट। हाँ, तो ये तो कर सकते हैं हम। तो अब ये सारा इसने बता दिया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। हायरार्की किस तरीके से बटी हुई है कि हमारा जो फिल्टर टेबल है उसके अंदर भी एक प्रोडक्ट टेबल है और एक सर्च बार है। फिल्टर टेबल के अंदर हमारी प्रोडक्ट टेबल है, एक्चुअली में टेबल ये पूरी है प्रोडक्ट टेबल, और एक सर्च बार है फिल्टर। बिल्ड अ स्टैटिक वर्जन इन रिएक्ट। नाउ दैट यू हैव योर component hierarchy, it's time to implement your app. The most straightforward approach is to build a version that renders the UI from your model without adding any interactivity yet. तो ये जो स्टेप्स है ना, पूरा ये जो रीड करना होता है, ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है बट ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेजर पॉइंट समझ आएंगे कि किस तरीके से फंडामेंटल चलते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले थ्योरी फिर इम्प्लीमेंटेशन। पहले एकदम इम्प्लीमेंटेशन पे देखने लग जाओगे तो फ़ायदा नहीं है कुछ। येट इट्स ऑफ्टन ईजियर टू बिल्ड अ स्टैटिक वर्जन फर्स्ट। स्टैटिक वर्जन पहले बनाओ और उसके बाद उसके अंदर इंटरेक्टिविटी डाल दो। बिल्ड अ स्टैटिक वर्जन रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइपिंग एंड नो थिंकिंग, but adding interactivity require a lot of thinking and not a lot of typing. To build a static version of your app that renders your data model, you will want to build components. बनाएंगे हम components, जो सारे हैं ये जो दे रखे हैं ये components हैं हमारे, right? तो that reuse other component and pass data using props. हमने props देखा था। Props are the way of passing data from parents to child, या child to parents भी हो सकता है। If you are familiar with the concept of state variable यूज़ करे थे, don't use state at all to build this static version. अभी state यूज़ करनी नहीं है। State is reserved only for interactivity, वो जो हम बाद में करेंगे। That is data that changes over time. Since this is a static version of the app, you don't need to worry about it, right? You can either build top down by starting with building the components higher up in the hierarchy. सबसे पहले हम filter table, उसके बाद सर्च बार, उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट टेबल थी हमारी, और द बॉटम अप बाय वर्किंग फ्रॉम कंपोनेंट्स लोअर डाउन। सबसे पहले हम बनाने लगे कि प्रोडक्ट रो बनाने लगे। इन सिंपलर एग्जांपल इट्स ईजियर टू गो फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि हमें पता होता है कि लार्ज प्रोजेक्ट एंड ऑन लार्ज प्रोजेक्ट इट्स ईजियर टू गो बॉटम अप। अच्छा, इसने ये बताया है, ये अच्छा पॉइंट है वैसे। इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर। तो ये इन्होंने सारे कंपोनेंट्स एक ही चीज़ में डाल दिए हैं, तो इस तरीके से ये सारा दिखेगा। और हम सर्च भी कर सकते हैं एप्पल। इज इट वर्किंग और नॉट? इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन, बट ये सारे इसने लगा दिए हैं। दिस इफ़ दिस कोड लुक इंटिमिडेटिंग, गो थ्रू द क्विक स्टार्ट फर्स्ट। हमने क्विक स्टार्ट फर्स्ट पहले ही कर लिया है। आफ्टर बिल्डिंग योर कंपोनेंट्स, you will have a library of reusable components that render your data model. Because this is a static app, the component will only return JSX. The component at the top of the hierarchy, जो है हमारा filterable product table, will take your data model as a prop. This is the first one-way data flow because the data flow डाउन फ्रॉम द टॉप लेवल कंपोनेंट टू द वन एट द बॉटम। अच्छा, तो इस तरीके से फ्लो चलेगा इसका। तो हमारा फ्लो इस तरीके से इसके अंदर बता रखा है कि ये जो है हमारा टॉप लेवल डिव है, फिल्टर्ड प्रोडक्ट टेबल, ये टॉप लेवल डिव है हमारा, टॉप लेवल कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो इससे जो हमारा प्रॉप है वो नीचे नीचे जाएगा।
तो इस तरीके से फ्लो चलने वाला है। तो अब इससे पहले कि हम इस पे जाएं, वी नीड टू मेक दिस। तो एग्जैक्टली टीपना नहीं है, मैं तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। और मैं एक बंडलर यूज़ कर रहा हूँ, वीट बंडलर। वो मैंने सबसे पहले वाले क्विक स्टार्ट के अंदर समझाया था। वीट बंडलर क्या है, तुम्हारे सारे JSX कोड को, और जो हमारी बेबल कंपाइलर चल रहा है, जो JSX कोड को एक ओल्डर जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो वो बेबल और JSX को कन्वीनियंटली ओल्डर जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करके, ये जो सारा हमने कोड लिखा है ना, इसको जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर index.html फाइल के अंदर CSS लगा के एक बंडलर बन जाता है, एक बंडल बन जाता है। तुम बोल सकते हो पीस ऑफ कोड, डिस्ट फोल्डर बन जाता है एक। तो उसको हम डिप्लॉयमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और वो काइंड ऑफ ऑप्टिमाइज्ड होता है। बस इतना करता है बंडलर, तो तुम्हारा सारा कोड एक फाइल के अंदर बना के दे देता है वो, कि भाई इसको करो, इसको मत छेड़ो। तो अब हम पहले इसके अंदर करेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा था, पर इसको अभी हटा दो, ठीक है। यू विल गेट टू नो फ्रॉम स्क्रैच कि किस तरीके से बनाते हैं हम। अब देखना, पहले मैं npm create वीट @latest लिख दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिखा, तो अब ये आ गया इसके अंदर। बस क्या बोलना है, प्रोडक्ट्स नाम का मैंने फ़ोल्डर बना दिया एक। और ये नीचे जाऊंगा मैं, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करके आ गया, ये प्रोडक्ट्स नाम का फ़ोल्डर आ गया। cd, जो भी यहाँ कमांड लिख रखी है सीधा कॉपी करो, cd लगाया, फिर उसके बाद npm इंस्टॉल। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जस्ट हमें पहले इस फोल्डर पे देखो क्या बना है। ये नौटंकी बन गई है, बाढ़ में जाए, कुछ भी है ये, हमें इससे मतलब है सिर्फ app.jsx से। इसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा, इसको आंख बंद करके Ctrl+A दबाओ, हटा दो सारा। index.css है, Ctrl+A हटा दो सारा। app.css है, Ctrl+A हटा दो सारा, डिलीट बैकस्पेस। खाली होगा ये फोल्डर, एसिड भी डिलीट कर दो, नौटंकी है ये। बस हमें app.jsx से मतलब है। इसके अंदर अब एक एक्सटेंशन है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, रिएक्ट, ये वाली। इससे होगा क्या, RAFCE ये लिखोगे ना तुम अगर, और एंटर कर दोगे, तो तुम्हारी जो बॉयलर प्लेट होती है वो अपने आप आ जाएगी। तो अब हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है इसके अंदर। तो ये मैं एक काम करता हूँ, बार बार इस पर ना आना पड़े, इसलिए कॉपी करके एक जगह रख लेता हूँ, फिर इसको धीरे धीरे बनाऊँगा, समझा समझा के, समझ समझ के। तो मैंने यहाँ ये रख ली। अब नीचे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नीचे से ही बना रखा है इसको। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, तो इसमें ऐप कंपोनेंट इस तरीके से दे रखा है, और रिटर्न कर रहा है ये फिल्टर्ड प्रोडक्ट टेबल। तो ये हमारा प्रोडक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ये पास कर दिया हमने, और ये इसके अंदर एज अ प्रॉप प्रोडक्ट्स में पास कर दिया। जैसे ही हम फिल्टर्ड प्रोडक्ट टेबल के पास जाएंगे, चलो भाई क्या है फिल्टर प्रोडक्ट टेबल, ये रही फिल्टर प्रोडक्ट टेबल। इसके अंदर एज अ प्रॉप हमने प्रोडक्ट्स पास कर रखा है। अब इसके अंदर हमारा क्या है, सर्च बार है और प्रोडक्ट टेबल है। ये कहाँ दिखा था, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। तो हमारा यहाँ ये दिख रहा है, राइट। ये फिल्टर टेबल पूरी है ये, और इसमें ये सर्च बार वाले पोर्शन दो, और फिर ये प्रोडक्ट टेबल, ये दोनों, ये दोनों। अब इसके बाद सर्च बार में चलते हैं। सर्च बार से पहले, हाँ सर्च बार ये सबसे पहले, उसमें क्या है, एक फॉर्म बना हुआ है, ये सर्च वाला है इनपुट, और ये लेबल लगा रखा है, इसमें चेक बॉक्स है, ओनली शो वगैरह वगैरह, नॉर्मल, कुछ नहीं है खास। प्रोडक्ट टेबल में चलते हैं। प्रोडक्ट टेबल में थोड़ी सी नौटंकी कर दी है इसके अंदर। अब इसमें हमने कंडीशन लगा दी है,
फॉर ईच का इस्तेमाल करा है, क्योंकि अगर हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखना है तो हमें फॉर ईच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को एज अ प्रॉप पास कर दिया है। ये रोज़ है, रोज़ खाली की खाली पड़ी है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है नल। अब ये अभी इसको छोड़ दो, अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। पहले जितना बना है ना, है जितना उतना बनाते हैं। अब लास्ट कमांड जो थी वो थी npm run dev। तो npm run dev करके ये हमारा बन गया। तुम्हारी आंखों को ना चुभे इसलिए मैं ये काला कर दूंगा पूरा। अभी ये खाली होगा, अब ये खाली होगा। इसमें स्टार लगा देंगे, स्टार। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर, वीट वीट कर देते हैं, सही है। बस अब ये अगर खुलेगा ना तो ये ऐसा खुल गया। बस ऐसा ही चाहिए था हमको। अब ये बनाना शुरू करेंगे लास्ट से। इसमें हो क्या रखा है, अगर हम अपने स्टाइल में बनाए इसके अंदर ही जोड़ सकते हैं। इसके अंदर बस हमें एक दूसरा कंपोनेंट बनाना है, फिल्टर नेम टेबल। ये वाला तो पास करना ही पड़ेगा क्योंकि ये डेटा है। कर मैं कॉपी पेस्ट ही रहा हूँ, पर समझा समझा के करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले मैंने ये डेटा ले लिया, अब डेटा एज अ प्रॉप मुझे पास करना है किसके अंदर, प्रोडक्ट फिल्टर टेबल में। यही नाम था ना। ये इस तरीके से कंपोनेंट होता है, प्रोडक्ट फिल्टर टेबल। अब ये प्रोडक्ट फिल्टर टेबल मैं यहाँ से उठा लूँगा और ये मैंने यहाँ बना दिया। कर मैं टी पी रहा हूँ, पर ये देखो अब यहाँ यहाँ मुझे ये पास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स इनटू, ऐसे करके ये पूरा प्रोडक्ट्स। अब इससे क्या होगा, ये जो सारा डेटा है ये इसके अंदर आ गया प्रोडक्ट्स के अंदर। अब फिल्टर टेबल नाम है इसका, फिल्टर्ड प्रोडक्ट टेबल। तो ये आ गया एज इट इज़। अब इसका काम कंप्लीट कि ऐप जो है हमारा उसके अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। अब इसको अभी हटाओ अभी के लिए, और अभी बस ये देखो सर्च बार लिख दिया मैंने। और अब ये दिख रहा है, विजिबल हो रहा है इसमें, नहीं सर्च बार विजिबल हो रहा है, राइट। यही हम चाह रहे थे। थोड़ा नौटंकी करनी है तो ये भी ऐसे कर लो। क्लास नेम नहीं होगा इसमें, स्टाइल लगेगा, क्योंकि हमने वो नहीं करा है, टेल बिट नहीं लगाई है। तो स्टाइल स्टाइल बॉर्डर, इसके अंदर आप बॉर्डर बॉर्डर कलर, तो हमने वाइट दे दिया। अब ये आया कुछ इसके अंदर कि नहीं आया, बॉर्डर को रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो इसमें मैं कुछ वही स्टाइलिंग दूंगा नौटंकी सी। 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, सॉलिड वाइट, इतने से ही आ जाता था। आ चुका। अब बॉर्डर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं करा। तो अगर ये भी हटा देते तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस अब मुझे इस तरीके से तो करना नहीं है। अब मैं यहाँ सर्च बार लगाऊंगा, ये सर्च बार वाला भी। अब सर्च बार वाले में कुछ नहीं है, नकली सा था, ये तो हमने देख ही लिया था। सर्च बार यहाँ टिप देंगे सीधा, तो ये एज इट इज़ आ गया सर्च बार। ये प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट टेबल के अंदर पास करना है, प्रोडक्ट टेबल। अब ये प्रोडक्ट टेबल अच्छे से देखना है। अब ये प्रोडक्ट टेबल कर क्या रही है, पहले जितना बना है वो देख लो। वाओ, देयर इज़ एन एरर ब्रो, देयर इज़ नो एरर। प्रोडक्ट टेबल नहीं बनाना अभी, इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल।
अब इसमें क्या हो रहा है, लास्ट जो कैटेगरी है हमारी अभी हमने नल कर रखी है। फॉर ईच से जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स को ये एक तरह से ट्राइवर्स कर रहा है, पूरे को देख रहा है बार बार। तो इसमें हमने कैटेगरी डाल रखी है, कैटेगरी है, प्राइस है, स्टॉक्स है और नेम है। तो फॉर ईच के अंदर ये प्रोडक्ट मतलब एक पूरा एक पहला ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट आया, उसके अंदर की कैटेगरी, इज़ नॉट इक्वल टू लास्ट कैटेगरी। नल तो नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, रोज में पुश कर देगा। अब ये रोज भी लेके आ जाइए, जब पूरा आ जाएगा ना उसको हटा हटा के देखेंगे क्या चीज़ें आ रही हैं। डेट्स इट। अब ये एरर इसके अंदर आते रहते हैं, मिसिंग प्रॉम्प्ट वगैरह, तो बस एक चीज़ करनी है, एरर हट गया। अब यहाँ तो ये दिखेगा कि ये हमारी सारी चीज़ें आ गई। अब समझाने वाले पार्ट के अंदर क्या करना है, फॉर ईच। अब समझते हैं इसको। ये हमारा सर्च बार हो गया था, उसके बाद हम प्रोडक्ट टेबल देखने वाले थे, राइट। तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमारा ये है पूरा रिटर्न, ये चीज़ हो रही है, राइट। इसमें स्टार्टिंग में हमने नेम और प्राइस तो लगा ही रखा है, नेम और प्राइस एज इट इज़ है। उसके बाद ये फ्रूट्स कैसे आ रहा है। अब ये लास्ट कैटेगरी नाम का एक हमने नल डाल दिया है, तो अब ये स्टार्टिंग में हमारा देखेगा लास्ट कैटेगरी हमारी नल है, इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। सबसे पहला प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये नॉट इक्वल टू नल के। तो इसके बाद ये जो है पूरा ये चल जाएगा, प्रोडक्ट रो कैटेगरी, इसके अंदर कैटेगरी हमारी फ्रूट पास हो गई, की में की यूनिक की हमारी पास हो गई फ्रूट, और हमने यहाँ कैटेगरी यहाँ दे दी फ्रूट। उसके बाद 2 कॉलम का स्पेस लेके इसने कैटेगरी यहाँ फ्रूट लिख दिया। उसके बाद ये नीचे आया, अब ये नीचे जैसे ही आया ये रोज़ है, रोज़ के अंदर हमारा प्रोडक्ट है, ये सीधा पास हो जाएगा। जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा एज इट इज़ प्रोडक्ट पास हो गया, और प्रोडक्ट की नेम। तो अब हम इसके बाद प्रोडक्ट रो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट स्टॉक में है तो उसका प्रोडक्ट नेम, और नेम ऐसे। तो हमने इसको अगर नहीं है प्रोडक्ट, इसमें हमने कंडीशनल रेंडरिंग लगा रखी है टर्नरी ऑपरेटर के साथ, कि अगर स्टॉक ट्रू है तो ट्रू है तो प्रोडक्ट नेम एज इट इज़ डाल दो, एप्पल को एज इट इज़ डाल दिया, राइट। और अगर नहीं है, अगर फॉल्स है तो इसमें रेड करके डालो, उसका स्टाइलिंग रेड कर दी, बस इतना ही करा हुआ है इसके अंदर। ये इस तरीके से होता है कि हमने कंडीशन डाली कोई, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाओ, तो ये चल जाए, नहीं तो फॉल्स है तो ये चल जाए। इस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है इसका, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो प्रोडक्ट है हमारा वो नेम के अंदर आ जाएगा। नेम के अंदर सबसे पहला डेटा नेम का आ गया, उसके बाद का डेटा जो है वो प्राइस का आ गया, जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा। इस तरीके से ही चलता जाएगा, ये इस तरीके से ही चलता जाएगा। एक हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद फॉर ईच फिर से दोबारा कोई प्रोडक्ट होगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरा प्रोडक्ट भी फ्रूट है, वही चीज़ें सारी हो जाएंगी। फिर तीसरा फ्रूट क्या है, फ्रूट है, और इसका स्टॉक जो है वो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो वो रेड हो गया। ऐसे ही आप दूसरे बारे में, अब जो ये सारा क्लियर हो गया ना हमारा, ये देखो क्लियर होने के बाद जो हमारी कैटेगरी थी जो थी फ्रूट, वो हमारी कैटेगरी लास्ट कैटेगरी के अंदर आ गई। तो अब ये लास्ट जो कैटेगरी है ना, ये नल नहीं है, ये फ्रूट है। तो अब फ्रूट को देखेंगे, फ्रूट इज़ नॉट इक्वल टू वेजिटेबल्स और नॉट। अब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि फ्रूट इज़ नॉट इक्वल टू वेजिटेबल्स, तो फिर ये वाला चल जाएगा, ये वाला चल के फिर हमारा जो कैटेगरी में आया है वो है वेजिटेबल। ये की पास करनी ज़रूरी है क्योंकि ये यूनिक है ना, तो हमने एक बार ही पास करा है ये, तो इसकी वजह से अब ये वेजिटेबल हो जाएगा पास, और वही सारा स्टेप। फिर हमारे एट द एंड यही सारी चीज़ें थी, तो अब ये होके इसके अंदर फॉल्स यहाँ था, तो हमारा ये वेजिटेबल पम्पकिन जो है वो रेड हो जाएगा।
बस इतना ही था इसके अंदर, और कुछ था नहीं, स्टेप किस तरीके से चल रहे थे। तो ये स्टैटिक बनाने में कोई बड़ी बात थी नहीं, ये तो नकली चीज़ थी, हमारी बन गई। अगर हम देखना भी है हमें, तो हमारा ये बना हुआ था, राइट, इस तरीके से बन गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब इसमें फंक्शनैलिटीज़ डालनी है, राइट। अब फंक्शनैलिटीज़ डालने की बात चलेगी आगे। अब फाइंड द मिनिमल बट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूआई स्टेट टू मेक अ यूआई इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव की बात कर रहे हैं, अब पहले स्टैटिक जो था हमने बना दिया। यू नीड टू लेट यूजर्स चेंज योर अंडरलाइंग डेटा मॉडल। यू विल यूज स्टेट्स, उसके लिए स्टेट्स यूज करेंगे। थिंक ऑफ स्टेट एज अ मिनिमल सेट ऑफ चेंजिंग डेटा दैट योर ऐप नीड टू रिमेंबर। द मोस्ट important principle for structuring state is to keep it dry, not repeat yourself. Figure out the absolute minimum representation of the state your application needs and compute everything else on demand. For example, if you are building a shopping list, you can store the items as an array in state. Okay, if you want to also display the number of items in the list, don't store the number of items as another state value. Instead, read the length of your array. That's a good thing, जो हमने टिक टैक टो गेम में भी करा था, कि हमने लेंथ को देखा था। करंट मूव के लिए हमने हिस्ट्री लेंथ -1 करा था। तो नाउ थिंक ऑफ ऑल ऑफ द पीसीज ऑफ डेटा इन दिस एग्जाम्पल। ओरिजिनल लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, सर्च टेक्स्ट द यूज़र हैज़ एंटर्ड, और उसकी वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स, द फिल्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, विच ऑफ दीज आर स्टेट्स। इसके अंदर क्या चीज़ है जो स्टेट्स है, आइडेंटिफाई द वन दैट आर नॉट। इसके अंदर से हमारी कौन सी चीज़ स्टेट्स है जिसकी वैल्यू चेंज होएगी। सर्च टेक्स्ट द यूज़र हैज़ एंटर्ड, ये तो होगा ना हमारा, है ना। और द वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स, द वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स भी हमारी जो है वो स्टैटिक है, ओनली शो। तो इसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये जो चेकबॉक्स है, तो इसकी इस तरीके से वैल्यू चेंज होएगी। और फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, I am confused. Does it remain unchanged over time? If so, it isn't the state. अच्छा, ओवर टाइम कोई भी चीज़ जो अनचेंज्ड है, जो ओरिजिनल लिस्ट है ना प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की हमेशा एज इट इज़ रहेगी, तो ये स्टेट नहीं हो सकती। जो सर्च टैक्स है, यूज़र जो एंटर करेगा वो डिफरेंट हो सकता है, तो ये स्टेट होगा। जो वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स है वो भी स्टेट होगी, क्योंकि जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। और फिल्टर्ड लिस्ट जो होगी ना हमारी, वो भी स्टेट होएगी, क्योंकि जो भी यूज़र एंटर करेगा वो चेंज होता रहेगा एज पर द यूज़र डिमांड। तो इज इट पास्ड इन फ्रॉम द पेरेंट्स वाया प्रॉप्स, अगर वो पास हो रहा है पेरेंट्स वाया प्रॉप्स, इफ़ सो वो स्टेट नहीं हो सकता। कैन यू कंप्यूट इट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्टेट और प्रॉप्स इन योर कंपोनेंट, इफ सो इट डेफिनेटली इजंट प्रॉप। अच्छा, तो अगर ये रिमेन रहा अनचेंज्ड ओवर टाइम, वो स्टेट नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर कोई चीज़ हम पास कर रहे हैं पेरेंट्स इन फ्रॉम अ पेरेंट्स वाया प्रॉप्स, वो भी हमारे स्टेट नहीं हो सकता। कैन यू कंप्यूट इट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्टेट और प्रॉप्स इन योर component, if so it definitely isn't, what's left in probably state. Let's go through them one by one again. The original list of the product is passed in as a prompt, तो वो state नहीं है, ठीक है। That search text seems to be state since it changes over time and can't be computed from anything, तो हमारा सर्च बार जो है वो स्टेट है। द वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स सीम्स टू बी स्टेट सिंस इट चेंजेस ओवर टाइम एंड कांट बी कंप्यूटेड ओवर एनीथिंग। बट हमारा जो फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना वो स्टेट नहीं है, बिकॉज इट कैन बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ द। अच्छा, ये हमने गलती करी थी इस टाइम कि फ़िल्टर्ड लिस्ट को भी हमने स्टेट का माना था, पर वो स्टेट नहीं है, क्योंकि उसको कंप्यूट करा जा सकता है बेस्ड ऑन द डेटा जो भी सर्च में प्रोवाइड करा, और जो ओरिजिनल
लिस्ट है हमारी, तो हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी ऑपरेशंस लगा के उसको फिल्टर या मैप कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसके अंदर बता दिया इसने, बिकॉज इट कैन बी कंप्यूटेटेड बाय टेकिंग द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड फिल्टरिंग इट अकॉर्डिंग टू द सर्च टैग्स या वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स। तो ये स्टेट नहीं होगी। दिस मीन्स ओनली द सर्च टैग्स और द वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स आर स्टेट। नाइसली डन। समझ आया ना कि ओरिजिनल लिस्ट हमारी स्टेट नहीं है, सर्च टैक्स हमारा चेंज होता है इसलिए ये स्टेट है। वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स भी स्टेट होगी क्योंकि वो चेंज हो रही है, बट फिल्टर्ड लिस्ट जो है हमारी वो स्टेट नहीं होगी क्योंकि उसको कंप्यूट करा जा सकता है बेस्ड ऑन द डाटा विच वी विल गेट फ्रॉम सर्च टैक्स एंड द वैल्यू ऑफ द चेकबॉक्स। दैट्स इट। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स जो है ना हमारा, वो जो भी हम फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं वो प्रॉप्स हो गया। They let a parent component pass data to the child component and customize its appearance। जैसे एक फॉर्म है, a form can pass color prop to the button। और स्टेट क्या होती है? स्टेट हमारा इट्स लाइक अ कंपोनेंट मेमोरी। इट लेट्स द कंपोनेंट कीप ट्रैक ऑफ सम इंफॉर्मेशन एंड चेंज इट इन रिस्पॉन्स टू इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो बटन है माइट कीप ट्रैक ऑफ इज होवर्ड स्टेट और नॉट। प्रॉप्स और स्टेट डिफरेंट होते हैं बट दे वर्क टुगेदर, वो एक साथ वर्क करते हैं। बट अ पेरेंट कंपोनेंट विल ऑफ्टन कीप सम इंफॉर्मेशन इन स्टेट। हाँ, जो भी हमारी अभी जो ऊपर देखा था हमने, so that it can change it and pass it down to the child component as its props. It's okay if the distance difference feels fuzzy on the first read. It takes a bit of practice for it to really stick. Identify where your state should live। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी जो स्टेट है वो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर होनी चाहिए या चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। इसमें बहुत डिबेट है, पर इसके अंदर मैंने जो देखा है इसमें ये पास कर देते हैं टॉप लेवल डिव में, टॉप लेवल कंपोनेंट में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर एप्स मिनिमल स्टेट डेटा यू नीड टू आइडेंटिफाई विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग दिस स्टेट और ऑन्स द स्टेट। अच्छा, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग एंड ऑनिंग द स्टेट्स। रिमेंबर, जो रिएक्ट है ना यूजेज अ वन वे डेटा फ्लो, passing data down the component hierarchy from parent to child component. It may not be immediately clear which component should own what states. This can be challenging if you are new to this concept because you can figure it out by following these steps। हमने एक चीज़ करी थी पहले कि पहले हमने स्क्वायर को दे रखी थी स्टेट, जो टिक टैक टो गेम था उसके अंदर पहले हमने स्क्वायर को दे रखी थी, उसके बाद हम बोर्ड पे आ गए, उसके बाद हम गेम पे आए, तो हमने बार बार चेंज करी, राइट। तो ये स्वाभाविक है क्योंकि हमें इमिडिएटली क्लियर नहीं होता कि कौन सी स्टेट पे हमें लगाना चाहिए स्टेट वेरिएबल या नहीं, कौन सा कंपोनेंट हमें स्टेट बनाना चाहिए। फॉर ईच पीस ऑफ स्टेट इन योर एप्लीकेशन आइडेंटिफाई एवरी कंपोनेंट दैट रेंडर्स समथिंग बेस्ड ऑन दैट स्टेट। फाइंड इट्स क्लोजेस्ट कॉमन पेरेंट। इसको हम कॉमन पेरेंट तो बोलते हैं, इसके साथ वो भी बोलते हैं कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। अभी वो छोड़ दो, अभी पहाड़ में जाए वो। अ कंपोनेंट अबव देम ऑल in the hierarchy। Decide where the state should live। Often you can put the state directly into its common parent। जो भी common parent होगा और वहाँ से जो दो चाइल्ड निकले हुए हैं उसके अंदर नीड पड़ रही है उस स्टेट की, तो हाँ वो कॉमन पेरेंट सही रहेगा। यू कैन ऑल्सो पुट द स्टेट इंटू सम कॉम्पोनेंट अबव देयर कॉमन पेरेंट। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई कंपोनेंट में कर दें और अबव उसके जो पेरेंट्स है उसके अंदर पास कर दें। इफ़ यू कांट फाइंड अ कंपोनेंट वेयर इट मेक्स सेंस टू ओन अ स्टेट क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट solely for holding the state and add it somewhere in the hierarchy above the common। अच्छा, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम कि एक कॉमन हमने एक कंपोनेंट बना दिया और वही सारी स्टेट्स को ही मैनेज कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इन द प्रीवियस स्टेप यू फाउंड टू पीस ऑफ स्टेट इन योर एप्लीकेशन, जो था सर्च इनपुट टेक्स्ट और वैल्यू ऑफ चेकबॉक्स। इन दिस In this example, you always appear together. They always appear together. So it makes sense to put them in the same place, right?
क्योंकि अभी तो हमारे उसके अंदर ही है ये। अगर मैं कोड पे जाऊं तो हमारे कहाँ देख सकते हैं हम, स्टेट की नीड्स हमें उसके अंदर है, सर्च वाले में। सर्च के अंदर ये है चेकबॉक्स और ये है यहाँ। तो मैं स्टेट को यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ सर्च बार के अंदर, क्योंकि ये कॉमन है और इसके अलावा मुझे कहीं यूज़ नहीं है उसका। तो दैट्स द थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व। तो अब आइडेंटिफाई कंपोनेंट दैट यूजेस स्टेट। अगर हम प्रोडक्ट टेबल देखें, नीड टू फिल्टर द प्रोडक्ट लिस्ट बेस्ड ऑन दैट स्टेट। जो भी हमारी स्टेट है सर्च। अच्छा, अब हमारा फिल्टर जो डेटा है ना वो प्रोडक्ट टेबल के अंदर आ रहा है, और सर्च बार जो है नीड टू डिस्प्ले दैट स्टेट। जो भी हमारी दोनों स्टेट होंगी वो सर्च बार वाले कंपोनेंट के अंदर होंगी, और प्रोडक्ट टेबल के अंदर वो फिल्टर्ड प्रोडक्ट वाला जो है वो स्टेट दिखेगा। फाइंड देयर कॉमन पेरेंट। उसका कॉमन पेरेंट है कौन? फिल्टर्ड प्रोडक्ट टेबल, जो हमारा टॉप लेवल टेबल है, टॉप लेवल कंपोनेंट के अंदर ही बनाना पड़ेगा हमें। सो द फर्स्ट पेरेंट कंपोनेंट बोथ कंपोनेंट शेयर इज ये। So decide where the component state lives. We will keep the first filter text और check state value in filter table। तो यही हमारा स्टार्टिंग एंड में यही दिख गया कि इसके अंदर हमें स्टेट को बनाना पड़ेगा। तो add state to the components with the use state hook. Hooks are special function that lets you hook into the React. Add two state variable at the top of the filtered product table and specify their initial state। तो ये हमने बना दिया एक फिल्टर टेक्स्ट, जो भी हम लिख रहे हैं उसके अंदर वो अपडेट होते जाएगा उसके साथ ये ट्रू और फॉल्स। हाँ, तो यही करना था हमें। सर्च बार का ये हो गया, और जो चेकबॉक्स का है वो नीचे वाला हो गया। देन पास द फिल्टर टेक्स्ट एंड इन स्टॉक टू प्रोडक्ट टेबल, और उसके साथ साथ सर्च बार के अंदर एज अ प्रॉप पास कर दिया उसको। कुछ नहीं करा है, नौटंकी है। You can start seeing how your application will behave. Added the filter text initial value from use state to fruit in the sandbox। अभी ये तो हमने सीधा इसमें ही करेंगे। You will see both the search input और table updates। अच्छा, let me see that। अगर इसके अंदर मैं फ्रूट लिख दूंगा, इसमें तो लिखा जा नहीं रहा। Notice the end, notice that ending the form Editing the form doesn't work yet. This is a console error in the sandbox above explaining why. You provided a value prompt to the form field without an onChange handler। अच्छा, तो let me do it first, right? फिर हमें समझ आएगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। कि हमने ये जो है ये दो हमने कहाँ लगाने थे हमें, टॉप लेवल कंपोनेंट में। तो ये टॉप लेवल कंपोनेंट है हमारा, हमने दो ये बना दिए, ये बना दिए। अब इसको हमें पास करना होगा एज अ प्रॉप इन बोथ ऑफ देम। कर दिया पास। The same goes with this too। That's it। ये वाला हमारा यूज़ नहीं हो रहा है। अगर हम सही से देखें हमारा जो फंक्शन है ये वाला यूज़ नहीं हो रहा है, पर हमने ये तो पास कर दिया, एक स्टेप हो गया। उसके बाद यूज़ स्टेट का अंदर हमें बस ये लिखना है फ्रूट। तो अब कोई एरर आएगा, इसमें नहीं आएगा एरर। लेट मी ऑन इट अगेन। कर दिया ऑन, देखते हैं क्या एरर है। फ्रूट लिख दिया, फ्रूट, कुछ नहीं हुआ। क्या एरर आया? फ्रूट। कोई नहीं आया एरर।
ये एरर को सप्रेस कर देता है क्या? देयर इज़ नो एरर एट ऑल, पर सैंडबॉक्स के अंदर आ रहा है एरर। एरर क्या आ रहा है कि हमें एक ऑन चेंज हैंडलर लगाना पड़ेगा। दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड। इसमें ये वर्क ही नहीं कर रहा, हमारे में जो वीट बंडलर है उसमें वर्क कर रहा है, ये एरर आएगा। अब ऑन चेंज कहाँ लगेगा? ऑन चेंज हमारे फॉर्म में जो हमने फील्ड दिया उसके अंदर लगेगा, कि हमने इसके अंदर चेंज तो करा नहीं है कुछ, और एकदम से तुमने वैल्यू फ्रूट कर दिया। इन द सैंडबॉक्स अबव जो प्रोडक्ट टेबल है और सर्च बार है ना, रीड द फिल्टर टेक्स्ट इन स्टॉक ओनली प्रॉप टू रेंडर द टेबल input and checkbox. For example, this is how search bar populate the input value. इस तरीके से पॉपुलेट कर देती है इनपुट वैल्यू को, जो सर्च बार है हमारा। तो वैल्यू हमारा फिल्टर टेक्स्ट के अंदर। However, you haven't added any code to respond to the user action like typing yet. This will be your final step. अच्छा, that's how it's gonna be. बट एट प्रेजेंट क्या है इसकी कंडीशन? एट प्रेजेंट इसकी कंडीशन है कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अभी हमें वो भी करना है कि इसके अंदर दोनों को पास कर देने हैं। द सेम गोज विद दिस टू, राइट। इसके अंदर भी यही चीज़ करनी है हमें। वी डिड इट। अभी इसको यूज़ नहीं करा है ना, तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर, बस वैल्यू में ना, वैल्यू के अंदर हमें फ़िल्टर टेक्स्ट रखना है। तो अब फ़िल्टर टेक्स्ट की वैल्यू क्या थी हमारी स्टार्टिंग में? इनिशियली फ़िल्टर टेक्स्ट की वैल्यू हमें फ्रूट लिख रखी है, राइट। तो यहाँ फ्रूट लिखा आना चाहिए विदाउट इवन अस चेंजिंग इट। एरर आ रहा है रीड ओनली, कि तुमने ऑन चेंज हैंडलर के अंदर लगाया नहीं है। फ्रूट तो लिखा आ गया, पर एरर भी आ रहा है। अब आ रहा है एरर, हाँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इफ़ द फील्ड शुड बी म्यूटेबल यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज सेट इधर ऑन चेंज और रीड ओनली। ये एरर है हमारा, यही एरर उसके अंदर भी आ रहा था। However, you haven't changed any code to respond to the user action by typing yet. This will be your final step. अब इसके अंदर ऑन चेंज हमने लगाया नहीं है, आगे भी नहीं लगाया ना, अब लगाएंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज पहले इसके अंदर लगाया, फिर इसको पास कर दिया हमने इनपुट एक्चुअली में फील्ड में। तो अब ये मैं करके दिखाता हूँ, इसमें बहुत बोरिंग सा है। तो अब ये यहाँ खाली छोड़ दो, इसमें नहीं करनी, पंगे नहीं लेने। अब हम इसके अंदर जाएंगे सर्च बार के अंदर। सर्च बार के अंदर इनपुट है, इनपुट हमारा टाइपिंग वाला है ना। तो टाइपिंग में अगर जब भी ऑन चेंज होगा, ये ऑन चेंज फंक्शन है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेट करनी है? अब ये सेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ जो हमें टेक्स्ट दिया जाएगा। सर्च बार के अंदर हमने, अब ये पहले रीड कर लेते हैं। ऐड इनवर्स डेटा फ्लो, currently your app renders correctly with the props and state flowing down the hierarchy, but to change the state according to your user input you will need to support data flowing to the other way. The form component deep in the hierarchy need to update the state in featured product table. React make this data flow explicit by, but it requires a little more typing than two-way data binding. If you try to type or check the box in the above example, you will see the React ignore your input. अच्छा, हो रहा है क्या ये? अगर मैं इस तरीके से करके देखूं, अभी तो ये एरर आ गया हमारा। क्या एरर है? अच्छा, मैंने ऑन चेंज को खाली छोड़ दिया ना। अभी इस तरीके से नहीं करना है, अभी लेट इट बी एज इट इज़। हमारा फ्रूट था इसके अंदर। अब ये जब बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको फ्रूट ले आऊँगा तो ये
जो हमारा इनपुट है वो इग्नोर करेगा। हाँ, मैं कुछ डाल ही नहीं पा रहा इसके अंदर कि अगर मैं बैक स्पेस भी करूँ और कुछ भी टाइप करूँ, इट इज़ नॉट, ये इग्नोर मार रहा है मेरे इनपुट को। तो ये बात सही है। तो रिएक्ट जो है वो इग्नोर करेगा हमारा इनपुट। दिस इज़ इंटेंशनल। बाय राइटिंग ये वैल्यू, यू हैव सेट द वैल्यू ऑफ props of the input to always be equal to filter text। ये पंगा है। स्टेट पास्ड इन फ्रॉम फिल्टर डेटा सिंस फिल्टर टेक्स्ट जो है सेट इज नेवर सेट, स्टेट इज नेवर सेट, द इनपुट कोई चेंज ही नहीं हो रहा, नेवर चेंजेस। यू वांट टू मेक इट सो वेन एवर द यूजर चेंजेस द फॉर्म इनपुट द स्टेट अपडेट्स टू रिफ्लेक्ट दोज चेंजेस। हमें यही तो चाहिए, हमें इस तरीके से थोड़ी चाहिए कि यहाँ फिल्टर हमने फ्रूट लिख ही दिया और फिर अब ये हटा ही नहीं पा रहे हम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से सॉल्व होएगी ये प्रॉब्लम। तो अब द स्टेट इज ऑन बाय फिल्टर प्रोडक्ट टेबल, सो ओनली इट कैन कॉल द सेट फिल्टर टेक्स्ट और सेट इन स्टॉक ओनली। बस वही फिल्टर यही हमारा कर सकता है चेंज। तो अब ये किस तरीके से होगा, इसके अंदर ऑन फिल्टर टेक्स्ट चेंज नाम का हमने एट्रीब्यूट डाल दिया और सेट फिल्टर टेक्स्ट ये हमने सर्च बार के अंदर पास कर दिया। और यही चीज़ हमने यहाँ एज अ प्रॉप पास करी और फिर ऑन चेंज के अंदर इस तरीके से डाला है। अब ये समझाता हूँ किस तरीके से हो रहा है सारा वर्क। तो यहाँ से ये हटाओ, दिस इज़ नॉट रियली अ गुड वे। अब क्या होगा, हम इसके अंदर गए, यहाँ हमने दो एट्रीब्यूट्स डाले, ऑन फिल्टर टेक्स्ट सेट फिल्टर वाला और यहाँ ये। तो अब यही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है कि हम सर्च वाले बार में ही गए और हमने यहाँ डाल दिए ये दो। तो अब हमें बस इतना ही डालने की ज़रूरत है ना, एज अ प्रॉप हमने ये दो चीज़ें डाल दी, ये दो चीज़ें डाल दी हमने। हमने अब तक क्या करा है, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना दूं मैं जिससे तुम्हें दिखे जैसा वहाँ दिख रहा था। तो ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब ये हमें यहाँ करनी है, ऑन चेंज के अंदर इनपुट में ऑन चेंज होगा और यहाँ ये एरो फंक्शन पास करना है। एरो फंक्शन के अंदर जैसे हमने सीखा था पहले, इसमें ऑन फिल्टर होगा टेक्स्ट और यहाँ ई डॉट टारगेट डॉट ऑन फिल्टर टेक्स्ट, ऑन फिल्टर टेक्स्ट चेंज। इज इट गुड या मैंने कुछ गड़बड़ करी। ऑन फिल्टर वैल्यू है और वैल्यू यहाँ से आ रही है। ओके, इट्स काइंड ऑफ अच्छा। हाँ, तो ये वाला फंक्शन चलेगा ना हमारे, मैं फंक्शन को ट्रीट नहीं कर रहा, मैंने गड़बड़ कर दी। ई डॉट एल्स क्यों आ रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट। अब ये ई हमारा क्या है, ई हमारा एक तरह से जो हमारी एक्टिविटी होती है ना उस सर्च बार पे, वो नोट करता है ये सारा। तो जैसे ही मैं इनपुट वाले टैग के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा और इनपुट डॉट, ये एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा ई नाम का। इवेंट, इवेंट ट्रिगर हो रहा है कोई, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो सारी वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू इस वाले फंक्शन के अंदर जाएगी और ये चेंज कर देगी फिल्टर टेक्स्ट को। अब अगर तुम्हें देखना होगा तो इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज समथिंग। अब चेंज हो पा रहा है, राइट। ये शायद आता हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। डॉट वैल्यू आ रहा है, इज नॉट डिफाइंड इवेंट
इसमें नहीं आ रहा। तो इतना तो हो गया हमारा काम। और अब इसके अंदर क्या होता है, ऑन चेंज, इसमें भी होगा चेंज, ई डॉट, इसमें हमने वो करा था, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, चेक्ड। तो अब ये जो चीज़ है ये किस में चेंज हो रही है, ऑन इन स्टॉक वाले में पूरे में। तो बस ये करना था। तो अब ये चेंज होने लगी वैल्यूज़। इज़ इट गुड, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। तो अब ये चेक्ड के अंदर हमारी वैल्यू इन स्टॉक वाली होनी चाहिए कि ट्रू है कि फॉल्स है। चेक्ड के अंदर हमें बस ये डालना है। चेक्ड वाला इस तरीके से होता है, वैल्यू वाला इस तरीके से होता है। तो हमारी सारी वैल्यूज़ जो थी वो चेंज होने लगी हैं बेस्ड ऑन दिस पूरा। तो अब वो वाला भी वर्क करेगा, हमारे दोनों वर्क करेंगे। तो इन्होंने दोनों ने जो वैल्यू है वो ट्रैप करनी शुरू कर दिया। ये तो दिख गया इससे। अब नाउ द एप्लीकेशन फुली वर्क्स, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं कुछ लिखूं इसके अंदर तो इज़ इट गोइंग टू वर्क। अभी दो एरर आ रहे हैं हमारे। दो एरर किस चीज़ के हैं, प्रोडक्ट टेबल के। प्रोडक्ट टेबल को मैंने दिखाया नहीं है इसके अंदर। फिल्टर टेक्स्ट जो है हमारा उसके बेसिस पे सर्च होना चाहिए ना, प्रोडक्ट्स, फिल्टर टेक्स्ट के बेसिस पे हमारा सर्च होना चाहिए। लोअर टेक्स्ट, ये फिल्टर वाला अभी आया ही नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें अब ऐड कर दी बस, इसमें और कुछ नहीं करा है। ये दो वाले फंक्शन हमने ऐड करे हैं। तो ये फंक्शन क्या काम कर रहे हैं अभी देखते हैं। फॉर ईच के अंदर ये दो फंक्शन ऐड कर दिए। बड़ी बकवास तरीके से लिखे हुए हैं, इस तरीके से दिखाते हैं ये। तो अब इसके अंदर क्या है, जो प्रोडक्ट नेम है ना, जैसे फ्रूट है उसको फ्रूट को सारे को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उस फ्रूट के अंदर, उसके अंदर अब जो हमारा फिल्टर टैक्स है कि फिल्टर टैक्स में अगर टी आ गया, प्रोडक्ट टेबल के अंदर प्रोडक्ट नेम है तो नेम के अंदर हमारे एप्पल आएंगे वगैरह, राइट। तो नेम के अंदर हमारे एप्पल ड्रैगन फ्रूट वगैरह आएंगे, ना कि ये फ्रूट वाला। तो एप्पल में अगर एल है, एल भी है ना अगर एप्पल के अंदर, तो फिल्टर टैक्स के अंदर ये बार बार देख रहा है इसको। तो वो पूरे इंडेक्स ऑफ पूरे उस उस नेम को ही कंपेयर कर रहा है। अगर वो नहीं है तो सीधा रिटर्न कर दो, मतलब नल, कुछ भी मत दिखाओ। और अगर है तो ये चलेगा। इज इट गोइंग टू वर्क, लेट मी सी। हाँ तो चल रहा है ये, इतने में चलने लगा। तो एप्पल लिख दूंगा मैं तो एप्पल आ जाएगा। इसके साथ अगर मैं ये हटा दूं, मैंने ओके करा था तो वो दिखना बंद हो गया था जो हमारे अवेलेबल नहीं है। तो अब चलने लगा सिस्टम हमारा। तो इस तरीके से दिखाना था कि अब इज स्टॉक ओनली। तो इज स्टॉक ओनली तो हमारा नॉर्मल था। अब वो ट्रू फॉल्स चलता रहेगा। उसके साथ एंड अगर स्टॉक में नहीं है तो रिटर्न नल, मतलब वो वाला जैसे ही प्रोडक्ट आएगा वो स्टॉक में नहीं है तो उसको हटा दो। वो फॉल्स है तो हटा दो उसको। बस इतना ही था इसके अंदर, कुछ था ये। थिंकिंग इन रिएक्ट हमने देख लिया है, एक ब्रीफ आइडिया ले लिया है हाउ थिंग्स वर्क। अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो एक बार खुद समझ के देखो, एक बार डॉक्स पढ़ो। अब इसके बाद मैं बताने वाला था कि जो मैंने टिक टैक टो गेम बनाया था उसमें प्रोसीजर किस तरीके से चल रहा था। तो ये तो हमारा पूरा हो चुका। लेट मी गो थ्रू दैट। अब इसके अंदर ये है हमारा पूरा। इसमें भी मैं सारा बताने की कोशिश करूँगा पर कुछ चीज़ें छूटेंगी, पर तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले हमने कोई स्क्वायर को क्लिक करा,
अब वो वाला चला भी लें, किस तरीके से चलाऊँगा मैं, पहले तो पीछे हो जाऊँगा cd डॉट डॉट से, उसके बाद ये हमारी टिक टैक टो नाम की इस नाम की फ़ाइल थी, cd से इसमें गया मैं, उसके बाद npm run dev करा तो हमारा ऑन हो गया। अब मैं इस पे जाऊँगा, ये भी हमारा वाइट हो रखा है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग में चेंज करा था। ये हमारा गेम था, तो ये इस तरीके से सारा चल रहा था, तो मैं कोई भी मूव पे भी जा सकता हूँ, तो ये सारा इरेज हो जाएगा। और जैसे ही मैं अब क्लिक करूँगा तो सारी जो पहले वाली मूव थी वो हट गई, और अब रिज्यूम हुआ है इस वाले मूव से। जैसे अब मैंने सारा गेम ख़त्म कर दिया, सपोज़ कोई जीते ना, कोई नहीं जीता, तो ये सारी मूव्स हो गई हमारी। अब मैं गो टू मूव 2 पे जाऊँगा, ट्रैक अब भी है, ट्रैक अब भी सारा है। मैं मूव 2 पे गया और मैंने फिर से मूव चल दी, तो जो सारा ट्रैक था वो हट गया और दूसरा ट्रैक शुरू हो गया। तो ये जो सारी फंक्शनैलिटीज़ है, ये जो हमारा प्लेयर है, ये गो टू गेम स्टार्ट पे एक्स क्यों दिख रहा है, यहाँ जब हमने क्लिक करा, तो जैसे ही क्लिक करा है ये चीज़ चेंज हुई है, यहाँ ये चीज़ चेंज हुई है। तो ये कैसे हुई है, ये हिस्ट्री मेंटेन किस तरीके से हो रही है सारी, कि हम मूव में बैक भी जा सकते हैं। तो ये सारा चल रहा है, तेरे से ब्रीफ आइडिया दूंगा इसका किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है। जैसे ये जो स्क्वायर है ना, एक पर्टिकुलर, ये जो एक स्क्वायर है, ये एक डब्बा है, तो जब ये क्लिक हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें हमारी परफॉर्म हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं। वेन एवर अ प्लेयर टच इज अ स्क्वायर बटन इज क्लिक्ड। अब ऑन क्लिक पे ये जो बटन है हमारा, ये हमारा स्क्वायर है, जो स्क्वायर इसके अंदर देखा था ना तुमने, ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो जैसे ही अब ये ट्रिगर होगा, इसके अंदर मेमो क्यों लगा रखा है हमने, मेमो हमारा इसके वजह से लगा रखा है क्योंकि हमारे पूरे अब री रेंडर नहीं होंगे ये पेज। इसके अंदर जैसे ही मैं इस डब्बे को क्लिक करूँगा, सिर्फ यही डब्बा क्लिक होगा, सिर्फ यही डिब्बा क्लिक होगा, और जिनकी जो वैल्यूज़ है, जिन स्क्वायर्स की वैल्यू अनचेंज्ड है वो एज इट इज़ होंगे, वो री रेंडर नहीं होंगे। ये बहुत मिनिमल चेंज है, बट फॉर ऑप्टिमाइजेशन, फॉर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ये करा जाता है। तो इसके अंदर मैंने मेमो लगा रखा था इसकी वजह से, ठीक है। इसमें ये बटन है हमारा, इसमें वैल्यू कौन सी आएगी, वैल्यू आएगी एक्स या ओ। अब वो कैसे आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो ऑन स्क्वायर क्लिक है ना, वो ट्रिगर हो गया। जैसे क्लिक हुआ, इसके हमने दबाया, तो ऑन क्लिक हमारा हो गया फंक्शन। अब जैसे ये चला, अब हमें देखना पड़ेगा ये ऑन क्लिक फंक्शन है कहाँ। ऑन क्लिक फंक्शन हमारा स्क्वायर्स के अंदर यहाँ है, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन देखा। अब देन द प्रॉप्स गोस टू द बोर्ड कंपोनेंट। बोर्ड कंपोनेंट है ये पूरा, ये जो बोर्ड कंपोनेंट है इसके अंदर नीचे गया वो, और यहाँ हमने देखा कि ऑन स्क्वायर क्लिक है। ऑन स्क्वायर क्लिक ट्रिगर किसको कर रहा है, हैंडल क्लिक को। हैंडल क्लिक के अंदर मैंने 0 वैल्यू डाल रखी है, मतलब सबसे पहला मूव चला है मैंने, ठीक है। हैंडल क्लिक फंक्शन ट्रिगर हो गया। अभी जो हैंडल क्लिक है इसको देखते हैं, धीरे धीरे चलूँगा। अब हैंडल क्लिक फंक्शन नीचे नहीं है, ऊपर है। ये जो हैंडल क्लिक फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो हैंडल क्लिक फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, हमारा जो ये स्क्वायर है ना, इसकी पहले एक शैलो कॉपी बना देता है। शैलो कॉपी बनानी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल जो एरे है ऑफ स्क्वायर्स, उसके अंदर चेंजेस नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से म्यूटेशन हो जाएगी। टू प्रिवेंट म्यूटेशन, हम म्यूटेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही इस तरीके से कर रहे हैं कि एक कॉपी बना लेंगे इस स्क्वायर की, और फिर अपनी जो ओल्ड कॉपी है एरे की और जो ओरिजिनल ये जो हमारा नेक्स्ट स्क्वायर बना है, इसको कंपेयर करेंगे। इसको थोड़ा ढंग से समझाता हूँ। जो हमारा रिएक्ट का स्टेट वेरिएबल होता है ना, स्टेट वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करा हुआ है हमने, जैसे सपोज़ यहाँ एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है मैंने, ऐसे ही एज अ रफ एग्जांपल देख लो, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले करी हुई थी इसके अंदर। SQUARS स्क्वायर्स, सेट स्क्वायर्स, सेट स्क्वायर्स, यूज स्टेट लगाया इसके अंदर, एरे डॉट डॉट फिल नल। तो इस तरीके का एक स्टेट वेरिएबल बना दिया एरे का। ये अप्लाई इस तरीके से होता है, क्या फिल इस तरीके से होगा ये। तो ये हमारा एक स्टेट वेरिएबल है। तो इसके अंदर ना तुम एग्जैक्टली एकदम से ही ऐसे करके नहीं कर सकते। स्टेट वेरिएबल कैसा होगा ये,
इसके अंदर हमारा नल रखा होगा, नल 1 2 3 अप टू 9, ठीक है, इस तरीके से रखा होगा। बट मैं इसके अंदर ऐसे डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकता। लाइक मुझे SQARS स्क्वायर्स और इसमें जो 0th इंडेक्स है उसकी वैल्यू पे मुझे x लिखना है। मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। रॉन्ग। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं है। अगर मैं इस तरीके से करूँगा ना तो मैं उसके रेफरेंस को चेंज ना करते हुए उसमें डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ। ये चीज़ को मैंने टिक टैक टो गेम वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्ट है ना वो कंपेयर नहीं कर पाएगा कि जो ओरिजिनल स्टेट है मेरे स्टेट वेरिएबल की, जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें ही तुमने पंगे कर दिए। तो अब ये कंपेयर किस तरीके से करेगा? जब सेट फंक्शन लगता है ना हमारा, जो सेट फंक्शन लगा रहा हूँ मैं, देखो सेट फंक्शन, जो सेट स्क्वायर्स के अंदर अगर मैंने कोई एरे पास कर दिया पूरा 9 का और इसके अंदर एक वैल्यू चेंज कर दी ये वाली, तो अब वो पूरे उसको कंपेयर करके देखेगा कि यहाँ हमारे पहले पूरा नल था, ये जो ओल्ड वाला था, इससे अब ये जो करंट वाला इसने जो डाला है बंदे ने, ये ऐसा है कि यहाँ सारे नल हैं और यहाँ एक्स है। तो इसको कंपेयर करते हुए ये देखेगा कि कहाँ चेंजेस आए हैं। हमारे जो वो जो पूरा वर्चुअल डॉम का ट्री बनता है एक, कि ये जो सारे हमारे एलिमेंट्स हैं वो सबका ट्री बनता है, उसके अंदर देखा जाता है कि कहाँ कहाँ चेंजेस आया है। तो यहाँ पहले नल था, यहाँ एक्स आ गया, तो अब इसको उठा के चेंज कर दो, सिर्फ उसकी वजह से रीरेंडर करो और बस ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी चेंज कर दो। इसकी वजह से रेंडरिंग होती है, इसलिए हमारा पूरा पेज रीलोड नहीं हो रहा, रेंडर हो रहा है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो इसकी वजह से तुम नहीं कर सकते स्क्वायर वाला। अगर नहीं समझ आया तो एक बारी को वो देखना वीडियो, या सीधा सर्च मार देना कि मैं म्यूटेबिलिटी क्यों परफॉर्म नहीं कर सकता इन द स्टेट वेरिएबल, ठीक है, इतने में भी आ जाएगा। इन रिएक्ट में म्यूटेबिलिटी क्यों परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जो हैंडल क्लिक फंक्शन है ना, विल मेक द शैलो कॉपी ऑफ द होल एरे ऑफ स्क्वायर्स टू प्रिवेंट म्यूटेबिलिटी और डायरेक्ट चेंज इन द ओरिजिनल एरे। तो ये ना एक कॉपी बना लेगा, ये हमारी कोई दूसरी रेफरेंस बन गई। उसके बाद वो दूसरी रेफरेंस देखेगा कि दूसरी रेफरेंस एग्जिस्ट, अभी ये हटा दो, ये वाला फंक्शन हमारा जब है जब हमने इस तरीके से करा और मैं ओ पे क्लिक कर रहा हूँ जब भी एक्स आ जा रहा है, ओ पे क्लिक करने के बाद एक्स आ जा रहा है, वो प्रॉब्लम हमारी एग्जिस्ट करती थी, उसकी वजह से हमने, अगर मैं ये इसको हटा दूँ, ये देखो, अगर मैं इसको भी हटा दूंगा ना तो वो प्रॉब्लम दिख जाएगी तुम्हें सीधा कि देखो अब मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये चेंज करते हुए भसड़ होने लगी। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैंने ये लगा दिया। तो इससे ये क्या कर रहा है कि भाई तू नल है कि नहीं, अगर तू नल है तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये सीधा रिटर्न कर जाएगा, इसके अंदर कुछ, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा जब तो रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू हो गया, मतलब इसमें नहीं है कुछ, और ये एज इट इज़ चला गया, बाहर में जाइए। अब इसके बाद एल्स और इफ़ एल्स के अंदर हमारा एक्स इज नेक्स्ट। तो अब इसके अंदर हमने इस तरीके से फ्लो वैसे देखना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब फर्स्ट चेक इधर द स्क्वायर इज फिल्ड और नॉट, देन चेक वेदर द विनर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट और नॉट। अब इसके अंदर विनर कॉम्बिनेशन भी देखा था हमने, स्क्वायर फिल्ड है या नहीं वो तो देखा। अगर वो फिल्ड है ऑलरेडी तो उसको छोड़ दो, उसको एज इट इज़ रख दो, जैसे एक्स लिख रखा है उसके अंदर, सीधा रिटर्न कर दो। और फिर ये देखेगा कि जो विनर हमारा ये है। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं ये हमारे ज़ीरो कट्टा में हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस पे फॉर लूप लग जाएगा जो हमने स्क्वायर दिया है ना पूरा। अब ये सारा लाइंस इस तरीके से होगी, तो ए बी सी के अंदर सपोज पहली बार चल रहा है ये, तो ए की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। अब पोजीशंस देखेगा ये, जो स्क्वायर है एट प्रेजेंट, उसके अंदर स्क्वायर की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में क्या ये वाली है 0। पोजीशन इस पे, ये जो पोजीशन है ये नल है कि नहीं, इसमें लिख रखा है मैंने, हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस सारी हैं, फॉर लूप लगेगा, देन डी स्ट्रक्चर हो जाएगा ये सारा। उसके बाद चेक करेगा कि जो हमारा स्क्वायर ए है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर हमारा स्क्वायर ए एम्प्टी है तो हटा दो उसको, बट अगर नहीं है
तो चेक करो कि सारे स्क्वायर एक जैसे हैं या नहीं, कि अगर ये x है तो ये भी x है कि नहीं, ये भी x है कि नहीं। तो जैसे ये हो जाएगा तो हमारा रिटर्न हो जाएगा x, रिटर्न x हो गया तो ये हमारा यहाँ 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 आके फिर ये x रिटर्न कर देगा, यहाँ x रिटर्न कर दिया तो कुछ है, मतलब फिर रिटर्न कर दो। तो अब इसके अंदर ये ट्रू हो जाएगा और ट्रू करके रिटर्न हो गया। जैसे ही कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ये ट्रू होके रिटर्न कर जा रहा है। तो वो पहले अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न हुई तो इतना हो गया है ना। उसके बाद इस नेक्स्ट, अगर ये ट्रू है, अगर हमारी जो पोजीशन थी एट प्रेजेंट जो हमने लगाई वो ज़ीरो है, ज़ीरो के अंदर x चलेगा, ट्रू है तो हमारा x हमारा इसके अंदर रख दिया। अब स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी वो हमने शैलो कॉपी के अंदर x लगा दी। मे बी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा हो समझने में। उसके बाद जैसे ही ये हुआ ना चेंज, अब चेंज जैसे ही हुआ तुम इस वाले फंक्शन पे आओ और सबसे पहले यहाँ देखो कि जो ऑन प्ले है ना, जो हमारा ऑन प्ले है वो फंक्शन कर क्या रहा है। तो जो फंक्शन है हमारा गेम के अंदर होगा, गेम के अंदर ऑन प्ले में क्या करा, ऑन प्ले, ऑन प्ले फंक्शन हैंडल प्ले फंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसको देखो, अब तो ऑन प्ले चला तो यही चला। तो इसके अंदर बस इतना देखो कि हमने कॉम्बिनेशन लगाया हिस्ट्री और करंट मूव का, कि अपडेट कर दो जो हिस्ट्री एरे है और सेट कर दो जो करंट मूव है नंबर, जो भी नंबर दे रखा है उसका एज पर द लेंथ। इट माइट फील ओवरवेलमिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसके अंदर ये तोड़ तोड़ की चीज़ें बताई थी। तो अब मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें कि ये हुआ क्या होगा इसके अंदर। कि जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा, अब जैसे ही मैंने क्लिक करा है ना, ये स्क्वायर कंपोनेंट है, तो स्क्वायर कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन लिखा होगा। अब वो फंक्शन जैसे ही ट्रिगर होगा ना, जैसे ही फंक्शन ट्रिगर करके और उसके पेरेंट कंपोनेंट के पास जाएगा, वहाँ कंडीशन लगी होगी कोई कि भाई तू एक्स होना है कि ओ होना है, बेस्ड अपॉन कि इसकी रैंक क्या है। अभी ये जो गो टू गेम स्टार्ट है ना, इसकी रैंक 0 है, इसकी रैंक 1 है। तो अब बढ़ाया हमने तो इसकी रैंक 2 हो गई, इसकी रैंक 3 हो गई। तो इस तरीके से रैंक वाइज चल रही हैं चीज़ें। तो इनकी मूव्स की भी कोई रैंक है, उसके बेसिस पे फ्लिप हो रहे हैं ये, कि अब जो है हमारा 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद x होगा, उसके बाद यहाँ 0, फिर जैसे ही हमने करा ये विनर आ गया। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं और हमारा रेंडर भी वो वैल्यू चेंज करते हुए ही हो रहा है ना। तो ये बस मुद्दे की बात थी जो समझनी ज़रूरी थी। उसके बाद ये जंप टू फंक्शन किस तरीके से चल रहा है, तुम्हें ये समझ आ गया स्क्वायर वाला किस तरीके से चल रहा है। और इसके अंदर जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर हमने ये देख लिया कि विनर जो है वो x है, x विनर है। ये कैलकुलेट फंक्शन अभी देखा था तुमने। तो इसके अंदर ये यहाँ विनर जो है, विनर जो लिखा आया था अभी x, वो उसकी वजह से आया कि वो फंक्शन चला कैलकुलेट विनर। उसके बेसिस पे उसने देखा कि ये वाला कॉम्बिनेशन अभी इस बोर्ड पे एग्जिस्ट कर रहा है, सारे बोर्ड को देखा। तो जैसे ये हुआ रिटर्न हो गया और बंद। अब ये बंद हो गया, पहले हमारा नेक्स्ट पेयर ही चल रहा था। हमने हैंडल क्लिक देखा, हैंडल क्लिक के अंदर ये फंक्शन और ये स्क्वायर के अंदर वैल्यूज़ है। अब जैसे ही वो चेंज होगा हैंडल प्ले वाला, इस वाले फंक्शन के अंदर जो हमारे स्क्वायर की वैल्यू है पर्टिकुलर, वो भी चेंज हो रही है। जो प्रॉप्स पास हुए हैं ना वो बहुत आराम से हुए हैं, धीरे धीरे एक पार्ट हुआ, उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करा गया, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। बट अगर तुम वो वाला सीधा अच्छे से सिस्टमेटिक वे में देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। सो दैट्स इट, इतना ही बताना था, वरना ज़्यादा खिंचपिच हो जाएगी वो पुराने वाला को भी समझते हुए। सो दैट्स इट, थैंक यू।